हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आपका स्वागत है हमारे अपने परिवार नौकरी बाजार में। और आज जो हम चर्चा करेंगे वो करेंगे संविधान के जो मुख्य स्रोत हैं। जो हमारा संविधान जब बना था तो वो कहाँ कहाँ से उसमें चीज़ें जोड़ी गई थी। और आज मैंने ये सिर्फ 20 क्वेश्चन रखे हैं, विद डिटेल रखे हैं। पहले हम ऑब्जेक्टिव करेंगे, उसके बाद में हम इनकी डिटेल पढ़ेंगे। मैं आपको डिटेल दिखा देता हूँ, देखो इस तरीके से इनकी पूरी डिटेल भी दे रखी है। अगर आपने ये टॉपिक पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है, आपका रिवीजन हो जाएगा। और जिसने नहीं पढ़ रखा है, अगर वो पढ़ता है तो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाएगा। मैं जितना इजी आपको समझा सकता हूँ शायद ही कोई समझा पाएगा, क्योंकि मैं बहुत इजी वे में एकदम जो लोकल लैंग्वेज होती है जिसे बोलते हैं, तो वो ही मैं आपको बताने वाला हूँ और उसी से समझा दूंगा मैं आपको। ठीक है, तो हम ज़्यादा इसमें बात ना करते हुए इसे समझते हैं। और ये जो टॉपिक है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूपीएसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल, लेखपाल, यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित कोई भी वैकेंसी, एसएससी जीडी हो, एसएससी से संबंधित कोई भी वैकेंसी हो, ये सभी में पूछा जाने वाला टॉपिक है। और यहाँ से यूपीएसआई में 2 से 3 क्वेश्चन बनना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ठीक है, 2 या 3 क्वेश्चन यहाँ से बन ही जाते हैं। तो हम शुरू कर लेते हैं वीडियो को, ज़्यादा टाइम आपका बर्बाद ना करते हुए। तो भारतीय संविधान में सबसे पहला हमारा ये क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में सबसे अधिक जो प्रावधान है वो किस देश से लिए गए हैं। मतलब जो संविधान में सबसे ज़्यादा प्रावधान लिए गए हैं वो किस देश से लिए गए हैं। तो हमारा जो आंसर है इसमें, मैं पहले आपको ऑप्शन बोल देता हूँ कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस या कनाडा। आप बता सकते हैं, बाकी मैं बता देता हूँ आपको कि ये हमारे लिए गए हैं ब्रिटेन से। ठीक है, हमारे कहाँ से लिए गए हैं? ब्रिटेन से लिए गए हमारे सबसे ज़्यादा जो प्रावधान है हमारे संविधान में। आगे हम इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। अगर आपको कुछ चीज़ गलत लगे तो आप मुझे बता देना। बाकी मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि सब कुछ सही ठीक ठाक रहे। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत जो है वो ब्रिटेन रहा है। ठीक है, कौन रहा है हमारे संविधान का सबसे बड़ा स्रोत? ब्रिटेन रहा है भाई। ठीक है, क्योंकि भारत पर लंबे समय तक ब्रिटिश शासन का मतलब ब्रिटिश जो है शासन करते रहे। ठीक है, ब्रिटेन का शासन था, अंग्रेजों ने हम पे राज किया। जब उनका ज़्यादातर हम पे इन्फ्लुएंस रहेगा ही, जब वो लास्ट टाइम तक जब हमने संविधान बनाया तब तक तो उनका इन्फ्लुएंस हम पे रहा, तब तक तो वो हम पे शासन करते रहे। तो इसलिए हमारा जो संविधान का ज़्यादातर भाग है, वो जो संशोधन जो भी चीज़ें ली गई हैं वो ब्रिटेन से ज़्यादा ली गई हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो भारत की जो संसद है वो प्रशासन, कानून व्यवस्था आदि ब्रिटेन की प्रणाली से प्रभावित रही हैं। मतलब भारत की संसद, भारत की जो प्रशासन है वो भी, कानून व्यवस्था है वो भी, वो ब्रिटेन की जो प्रणाली है उससे प्रभावित रही हैं। ठीक है, तो आगे इसमें देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें ली गई हैं, और भी डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले है हमारा संसदीय शासन प्रणाली, यानी कि संसद को किस तरीके से चलाना है, उसमें शासन किस तरीके से चलना है, वो सब हमारे जो है ब्रिटेन की संविधान से लिया गया है। ठीक है, मंत्रिपरिषद प्रणाली, आपको पता है जो मंत्रिपरिषद होती है उसमें कितने मंत्री रखे जाएंगे, कितने नहीं, उनके क्या कौन कौन से काम होंगे, ये सब जो लिया गया है, उनको कैसे निलंबित करना है, कैसे उनको बैठाना है, कैसे उनको रखना है, वो सब हमारा ब्रिटेन की संविधान से लिया गया है। ठीक है, दूसरा है कानून का शासन। जो हमारे देश में जो कानून का शासन है, यानी कि जो शासन है वो किस तरीके से चलाना है, वो भी हमारा क्या है कि ब्रिटेन के संविधान से लिया गया था। ठीक है, आगे देख लेते हैं। और इसमें याद कर लेना कि समानता जो है वो यूएसए से ली गई है। कानून के समक्ष जो समानता है वो यूएसए से ली गई है। ठीक है, और लोकसभा जो अध्यक्ष है, लोकसभा अध्यक्ष का जो पद होता है हमारे यहाँ, वो भी हमारे यहाँ जो स्पीकर बोलते हैं उसको भी हमारे यहाँ ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, आगे जो हमारा है वो है हमारा प्रश्नकाल, यानी कि जो प्रश्नकाल होता है, जब हमारी कोई भी, अभी आपने देखा बजट पेश होते हैं, कई सारी हमारे जो बैठकें होती हैं, साल में 2 बैठकें होना अनिवार्य है, 6 महीने में। ठीक है, तो जो हमारा बजट पेश होता है या जब भी हमारी जो मतलब कार्यकाल चल रहा होता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, हमारा प्रश्नकाल होता है। ठीक है, तो प्रश्नकाल में जो है हमारा जो प्रश्नकाल लिया गया वो ब्रिटेन से लिया गया। ये क्वेश्चन ऐसे है ना, आपको इजी लगेंगे, बट ये जब कोई एग्जाम में आएंगे तो थोड़े हार्ड बन जाते हैं। ऑप्शन वाइज इसमें बहुत सारा होगा, शून्यकाल, प्रश्नकाल, और जो है मतलब कितने क्वेश्चन कह सकता है इसे, उसको शून्यकाल कह सकता है, कुछ भी कह सकता है। मतलब इस बात पे भी फोकस करना पड़ेगा आपको इसे पढ़ते पढ़ते, कि ये जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें जब ऑप्शन आएंगे ना, तो वो सेम इस तरीके के ऑप्शन नहीं होंगे, उसमें ऑप्शन चेंज भी हो सकते हैं और चेंज हो ही जाते हैं। ठीक है, एकल नागरिकता ब्रिटेन के संविधान से ली गई है, और संसद की कार्यवाही व प्रक्रिया जो है वो हमारी ब्रिटेन के संविधान से ली गई है, जो सबसे पहले हमने बताया था। ठीक है, एकल नागरिकता का मतलब यह है कि जैसे दोहरी नागरिकता होती है और एकल नागरिकता होती है। तो दोहरी नागरिकता जो होती है वो स्टेट की अलग होती है, केंद्र की यानी कि देश की अलग होती है। ठीक है, तो वो होती है दोहरी नागरिकता। अब ये हमारे देश में तो है नहीं, ये कहाँ पे लागू होती है? ये होती है यूएसए में लागू, यानी कि वहाँ पे स्टेट का नागरिक जो है वो स्टेट का नागरिकता ले सकता है, और जो
केंद्र का नागरिक है यानी कि यूएसए का नागरिक है, उस पर यूएसए की नागरिकता भी होगी, यानी कि 2 नागरिकताएं उसके लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है, हमारे यहाँ पे सिर्फ भारत की नागरिकता होगी। हमारे यहाँ पे कभी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल या फिर आपका महाराष्ट्र, गुजरात, जम्मू इस तरीके की नागरिकता तो नहीं होती है। तो हमारे यहाँ सिर्फ देश की नागरिकता होती है, इसलिए हमारी जो नागरिकता है वो एकल नागरिकता है। और ये कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन से। और ब्रिटेन में भी सेम एकल नागरिकता है, वहाँ पे भी सिर्फ एक राष्ट्र की नागरिकता होती है, स्टेट की कोई नागरिकता नहीं होती। ठीक है, तो आगे हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जो चीज़ें गलत लग रही हो आप बता देना कमेंट करके, ठीक है। ये मैं मिटा देता हूँ, आपको थोड़ी दिक्कत होगी इससे, इसलिए। तो ये दे रखा है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं। तो मौलिक अधिकार, ये सबसे मुझे लगता है कि सबसे इजी क्वेश्चन पूछा जाता है। मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं, ये इजी क्वेश्चन है। इसके अंदर जो चीज़ें पूछी जाती हैं वो थोड़े डिफिकल्ट हो जाते हैं, एज ए ऑप्शन डिफिकल्ट हो जाते हैं। वैसे तो आपने सब पढ़ ही रखा होगा। तो मौलिक अधिकार जो लिए गए हैं वो ब्रिटेन, अमेरिका, रूस और फ्रांस, तो सबको पता होगा कि यूएसए से लिए गए हैं। ठीक है, तो जब यूएसए से लिए गए तो इसका अब हम विवरण देख लेते हैं कि इसकी जो डिटेल है वो क्या है। डिटेल देखेंगे हम, तो डिटेल देख लेते हैं। ठीक है, इसकी जो डिटेल है वो ये है कि मौलिक अधिकारों की अवधारणा अमेरिका के संविधान से ली गई है। बिल्कुल सही बात है, अमेरिका के संविधान से ली गई है। ठीक है, भारत में मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं। बिल्कुल सही बात है, भाग कितने में दिए गए हैं, 3 में। भाग को भी याद करना जरूरी है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। ये अधिकार नागरिकों की स्वतंत्रता और सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। वो क्वेश्चन हमेशा ये पूछ सकता है कि मौलिक अधिकार हमारे जो सुरक्षा और स्वतंत्रता के लिए जरूरी हैं या नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद होना चाहिए कि सुरक्षा और स्वतंत्रता के लिए मौलिक अधिकार बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं, यानी कि जिन्हें डीपीएसपी बोलते हैं, ठीक है, देश के किस देश से लिए गए हैं। सिंपल सी बात है कि ये हमारे लिए गए हैं आयरलैंड, अमेरिका, रूस या जापान। तो हमारे लिए गए हैं कहाँ से, आयरलैंड से। ठीक है, और इसकी जो डिटेल है वो हम पढ़ लेते हैं। इसकी डिटेल देख लीजिए आप कि राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं या तत्व हैं, डीपीएसपी आयरलैंड से लिए गए हैं। ये संविधान के भाग कितने में आते हैं, 4 में। ठीक है, और मौलिक अधिकार कौन से भाग में आते हैं, मौलिक अधिकार आते हैं हमारे तीसरे भाग में, ये आते हैं भाग 4 में, डीपीएसपी। ठीक है, तो ये अदालत में लागू नहीं किए जा सकते, लेकिन सरकार का इन्हें लागू करने का प्रयास करना चाहिए। ये कह रहा है कि ये अदालत में तो लागू नहीं कर सकते, मतलब इसे कानून के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। अगर आप चाहो कि सुप्रीम कोर्ट जाए और सुप्रीम कोर्ट से जाके हम कहें कि हमारे डीपीएसपी लागू कराओ, तो ऐसा कुछ प्रावधान नहीं है। ठीक है, यानी कि अदालतें इसे लागू नहीं कराएंगी, जबकि सरकार को ये कहा गया है संविधान में कि सरकार को प्रयास करना चाहिए कि वो डीपीएसपी को लागू करे। ठीक है, ये देखो, ये दे रखा है। इसका उद्देश्य भारत को कल्याणकारी राज्य बनाना है। जो डीपीएसपी का उद्देश्य है उसको भारत को कल्याणकारी राज्य बनाना है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा आपकी स्क्रीन पे। ठीक है, कानून का शासन किस देश से लिया गया है। तो कानून का जो शासन है वो हमारा कहाँ से लिया गया है, तो कानून का शासन हमारा लिया गया अमेरिका से। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है इंग्लैंड, तीसरा है फ्रांस, चौथा है रूस। तो आप मुझे बताओ कहाँ से लिया गया है। तो भाई हमारा जो कानून का शासन है वो लिया गया है हमारा इंग्लैंड से। अभी मैंने आपको बताया भी था कि जो कानून का शासन है, जो हमारा पहला क्वेश्चन था वो इसी से संबंधित था कि वो लिया गया हमारा इंग्लैंड से। ठीक है, तो अब हम इसकी डिटेल देख लेते हैं। कानून का शासन का अर्थ है कि कानून सभी पर समान रूप से लागू होगा। सही है, मतलब वो गरीब हो, अमीर हो, छोटा हो, बड़ा हो, किसी भी जाति, धर्म या किसी भी रिलीजन का हो सकता है, उस पर जो कानून होगा वो उसे एक ही नज़र से देखेगा। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि कानून का शासन लागू होगा। कोई व्यक्ति या सरकार कानून के ऊपर नहीं है, यानी कि कोई व्यक्ति या सरकार, यानी कि जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो कानून से ऊपर नहीं हो सकती। अगर उन्होंने कुछ गलत करा है या वो किसी गलत चीज़ों में इन्वॉल्व पाए जाते हैं, जैसे कि अभी एप्स्टीन फाइल का चल रहा है, तो वहाँ पे अगर पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उसमें अदालतें सुनवाई भी करेंगी, केस भी चलेंगे, मुकदमे भी होंगे। वो चीज़ अलग है कि आजकल आपको पता है कैसा माहौल हो गया कि लोग अपने
दबाव में सब कुछ चीज़ें कर लेते हैं। और मैं ये किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट को लेकर नहीं कह रहा हूँ भाई, वो हर किसी का अपना अपना मानना है, ठीक है। यह सिद्धांत इंग्लैंड के विद्वान ए बी डायसी ने दिया था। यानी कि जो कानून का शासन का जो सिद्धांत था वो ए बी डायसी ने दिया था। ये शायद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, इसको आप अच्छे से देख लेना। जो इंग्लैंड के विद्वान थे ए बी डायसी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है यह है संसदीय प्रशासन, संसदीय शासन प्रणाली किस देश से ली गई है। संसदीय शासन प्रणाली किस देश से ली गई है। तो आप हमें बताइए, संसदीय शासन प्रणाली क्या इंग्लैंड से ली गई है, अमेरिका से ली गई है, रूस से ली गई है, जापान से ली गई है। तो अभी इसका पहला ही क्वेश्चन जो हमने कराया था ये उसी से संबंधित है कि हमारी जो संसदीय शासन प्रणाली है वो हमारी इंग्लैंड से ली गई है। इंग्लैंड को ही हम ब्रिटेन को होते हैं, ये कोई इतना बड़ी बात नहीं है, ब्रिटेन आप देख लेना है ना। और इसके हम डिटेल में देख लेते हैं, डिटेल में क्या दे रखा है कि इसे डिटेल में दे रखा है कि संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है। बिल्कुल सही बात है। उसमें इंग्लैंड दे रखा था, यहाँ ब्रिटेन दे रखा, तो कन्फ्यूज़न मत करना अपने दिमाग में पैदा कि इंग्लैंड और ब्रिटेन दोनों एक ही चीज़ हैं, ठीक है। तो कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, सबसे पहली बात यह है। इसमें प्रधानमंत्री वास्तविक प्रमुख होता है, ठीक है। जो संसदीय शासन प्रणाली है इसमें प्रधानमंत्री जो है इसका वास्तविक प्रमुख होता है। आपने भी देखा होगा हमारे यहाँ जो मोदी जी हैं वो हमारे वास्तविक प्रशासक हैं, ठीक है। और राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख होता है। हमारे यहाँ भी यही कहा गया है कि राष्ट्रपति जो है हमारा नाम मात्र का प्रमुख होता है। काम राष्ट्रपति के नाम से होंगे लेकिन करेगा कौन, वो करेंगे हमारे प्रधानमंत्री, ठीक है। मंत्रिपरिषद संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। जो हमारे मंत्री होते हैं, ठीक है। तो आपके लिए क्वेश्चन है कि हमारे मंत्रियों की संख्या कितनी हो सकती है अधिक से अधिक। ये आप मुझे कमेंट में बताना, अगर किसी को पता हो तो। पता तो सबको ही होगा, आप कमेंट में बताना कि मंत्रियों की संख्या हमारी जो केंद्र सरकार है उसमें कितनी हो सकती है और स्टेट गवर्नमेंट है उसमें कितनी हो सकती है। दोनों क्वेश्चन आपके लिए हैं, ठीक है। तो मंत्रिपरिषद संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक है। अगर संसद में क्वेश्चन खड़े किए जाएंगे तो आप वो चाहेंगे कि मंत्रिपरिषद से हम क्वेश्चन करें, तो वो जो वहाँ पे सांसद हैं वो उस मंत्रिपरिषद से क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं, वो उत्तरदायी रहेगी वहाँ पे, ठीक है। तो ये बहुत इजी वे में मैं आपको बता रहा हूँ, कोई ऐसी नहीं है कि। और इसमें एक क्वेश्चन रह गया, देखो, अविश्वास प्रस्ताव से सरकार अविश्वास प्रस्ताव से सरकार गिर सकती है। अभी ऐसे अविश्वास प्रस्ताव चल ही रहा है आपका। जो आपके ओम बिरला हैं उनके ऊपर जो विपक्ष है उसने अविश्वास प्रस्ताव लगाया है कि भाई इनको हटा दिया जाए इनके पद से, क्योंकि ये पक्षपात करते हैं, ठीक है। तो इसको भी संबंधित आप इसको इस मतलब समझ सकते हैं इस चीज़ से। बाकी आपको पता है अविश्वास प्रस्ताव जो होता है वो केंद्र और राज्य, वो केंद्र में जो होता है वो प्रधानमंत्री या फिर किसी और पे भी लगाया जा सकता है। वो देखो कैसे होता है, उसकी प्रक्रिया अलग है, वो हम किसी और चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। जब हम प्रधानमंत्री पढ़ेंगे, राष्ट्रपति पढ़ेंगे तो उनके अनुसार पढ़ेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप इसे पढ़ो कि संघीय शासन प्रणाली का विचार किस देश से लिया गया है। तो जो हमारी संघीय शासन प्रणाली है उसका जो विचार है वो हमारा लिया गया है अमेरिका, ब्रिटेन, रूस या फ्रांस। आप मुझे बता सकते हो, मैं आपको बता देता हूँ, नहीं तो। ये लिया गया अमेरिका से, ठीक है। अब इसकी डिटेल देख लेते हैं। हमारी डिटेल ये है कि संघीय शासन प्रणाली का विचार अमेरिका से लिया गया है। संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्य दोनों की सरकार होती है, ठीक है। तो ये कहाँ से लिया गया, संघीय शासन प्रणाली का विचार जो लिया गया हमारे संविधान में, ये लिया गया है अमेरिका से, ठीक है। और इसमें जो संघीय जो व्यवस्था होती है उसमें केंद्र और राज्य दोनों की सरकार होती है। यानी कि देखो, स्टेट गवर्नमेंट भी होती है हमारे यहाँ और सेंट्रल गवर्नमेंट भी होती है। स्टेट गवर्नमेंट जो आजकल हमारे यूपी के सीएम हैं वो माननीय योगी जी हैं, और जो स्टेट गवर्नमेंट वो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो हमारे पीएम हैं वो हमारे क्या हैं, नरेंद्र मोदी हैं। तो इस चीज़ को आप देख लेना, आप यही बस एक समझाने का तरीका है छोटा सा। तो ये क्या है, भारत में केंद्र मजबूत है, इसलिए भारत को अर्ध संघीय राज्य भी कहा जाता है। भारत में जो है वो केंद्र मजबूत है, इसलिए भारत को अर्ध संघीय राज्य का भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पे क्या है ना, स्टेट के पास उतनी पावर नहीं है जितनी केंद्र के पास है, ठीक है। इसमें यही कहा गया है कि संघ मजबूत है, जो केंद्र है हमारा वो मजबूत है, क्योंकि हमारे जो जितने भी काम होंगे, जो भी मतलब अगर हम बाहर कहीं भी जाते हैं या कोई भी काम करते हैं वो हमारे राष्ट्रपति के नाम से होते हैं,
ठीक है, लेकिन करता कौन है? प्रधानमंत्री है तो दोनों केंद्र के, राज्य तो वहाँ जाकर करेगा नहीं कोई काम। तो इसलिए हमारा जो है अर्धसंघीय कहा जाता है, यानी कि यहाँ पे छूट तो दे रखी है हर किसी को अपना अपना करने की, लेकिन इतनी छूट नहीं है कि वो बिल्कुल खुले हाथ दे दिए जाएं। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं हम क्वेश्चन अगला कौन सा हमारा। जो विशिष्ट शक्तियाँ हैं किस देश से ली गई हैं? अब विशिष्ट शक्तियों के बारे में हम पढ़ लेते हैं डिटेल में देखेंगे। वो विशिष्ट शक्तियाँ जो है हमारी अमेरिका, कनाडा, फ्रांस और इंग्लैंड। तो आपको पता ही होगा कि हमारी जो विशिष्ट शक्तियाँ हैं वो कहाँ से ली गई हैं? कनाडा से ली गई हैं। ठीक है, अब इसकी डिटेल देख लेते हैं हम। तो हमारी डिटेल रही है, अवशिष्ट शक्तियाँ मतलब वे विषय जो किसी भी सूची में नहीं आते। ठीक है, मतलब कि जैसे कि हमारी 3 सूचियाँ होती हैं, समवर्ती सूची, ठीक है, और स्टेट सूची यानी कि राज्य सूची और संघ सूची। तो इन तीनों सूचियों से जो चीज़ें छूट जाएंगी वो हमारी आएंगी अपशिष्ट शक्तियों में। ठीक है, इस चीज़ को आप समझ लेना अच्छे से जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो अपशिष्ट शक्तियाँ मतलब वो विषय जो किसी भी सूची में नहीं आते, तीनों में से, उन्हें कहते हैं अपशिष्ट सूची। भारत में अपशिष्ट शक्तियाँ जो हैं केंद्र के पास हैं। केंद्र सरकार कानून बनाती है हर जगह। ठीक है, और जो अपशिष्ट शक्तियों का जो प्रावधान है वो भी केंद्र सरकार के पास है। तो आपको केंद्र से बाहर जाना नहीं है कहीं भी, क्योंकि स्टेट के पास कम है। अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में। यह व्यवस्था कनाडा से ली गई है। बिल्कुल सही बात है, कनाडा से ली गई है सब। ठीक है, और उदाहरण साइबर अपराध जैसे नए विषय। अब इसमें ये कहा गया है, जैसे साइबर अपराध है, मैं आपको इसे बता देता हूँ एक बार, इसको हटा देते हैं। ठीक है, अरे ये क्यों नहीं हट रहा भाई, ऐसे हट जाएगा, ये लो देखो। ठीक है, अब मैं इसको बता देता हूँ आपको अच्छे से कि जो भी हमारे विषय हैं, ठीक है, जो हमारे साइबर अपराध जैसे विषय आ गए, नए वाले जो विषय हैं, तो वो जो विषय आएंगे हमारे वो अपशिष्ट शक्तियों में गिने जाएंगे और उनकी पावर जो है केंद्र सरकार के पास होगी। ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको करने चाहिए, ये यूपीएसआई में आने वाले क्वेश्चन है। साइबर अपराध तो एक नया टॉपिक है जो शायद हर किसी यानी कंप्यूटर तक में पूछा जा रहा है यार, तो आप जो है इसको तैयार करके रखना। इसलिए कह रहा हूँ मैं आपसे, इससे क्वेश्चन नहीं बचेगा। अगर क्वेश्चन बाहर जाएगा उससे पहले ये वाली आप एक बार देख लेना पीडीएफ भाई, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाला। ठीक है, टाइम लगेगा ये मैं जानता हूँ इसमें, क्योंकि हमारा टाइम भी काफ़ी हो गया है और हमें अब सिर्फ अभी 8 ही क्वेश्चन हुए हमारे। ठीक है, तो हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हैं। संवर्ती सूची, जो हमारी संवर्ती सूची है वो किस देश से ली गई है? ठीक है, तो हमारी जो संवर्ती सूची है वो किस देश से ली गई है? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस या जापान? जल्दी बताओ कौन से देश से ली गई है? तो हमारी जो संवर्ती सूची है वो ली गई है हमारी ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, ये सभी को पता होगा। अब इसके बारे में हम डिटेल में देख लेते हैं क्या क्या दे रखा है। तो संवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। इस सूची में केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। ठीक है, देखो संवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। ठीक है, एक तो यार ये नया नया काम जो होता है ना, ये बहुत गंदा होता है। देखो ये केंद्र सूची और मतलब संवर्ती सूची में जो केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। ठीक है, यदि दोनों कानूनों में टकराव हो तो केंद्र का कानून लागू होगा। अब देखो मैं बता देता हूँ आपको, 3 सूची होती हैं, संवर्ती सूची, ठीक है, संघ सूची और राज्य सूची। राज्य सूची पे जो है राज्य कानून बनाएगा। संघ सूची पे संघ सूची मतलब केंद्र की हो गई, तो केंद्र सरकार कानून बनाएगी। और जो संवर्ती सूची होती है वो दोनों की होती है। इस पे क्या होगा, दोनों चीज़ें ही कानून मतलब राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इसका फैक्ट ये है कि दोनों में टकराव होने पर, इसमें देगा यदि दोनों में टकराव हो तो केंद्र का कानून लागू होगा। जो संवर्ती सूची है, अगर उसमें कानून बनाते समय केंद्र को लगे कि यार मैं ज़्यादा बेहतर कुछ कर सकता हूँ या मेरा कानून इसमें स्टेट से ज़्यादा बेहतर है, अब ये स्टेट पे डिपेंड करेगा। ठीक है, जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने मान लो कोई कानून बनाया और उसने कह दिया कि यार ये मेरा कानून है, और केंद्र सरकार को लग रहा है वो गलत, तो केंद्र सरकार जाएगी संवर्ती सूची में प्रावधान करेगी और कहेगी मेरा कानून आज से लागू होता है, स्टेट इसमें कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो भाई ये बिल्कुल एकदम। और अपशिष्ट शक्तियों में क्या आती हैं, वो जो किसी भी सूची में शामिल नहीं है, उसमें भी केंद्र सरकार ही कानून बनाएगी। ये चीज़ें याद रखना। ठीक है, जैसे अब इसमें उदाहरण दे रखे हैं, जैसे शिक्षा पे कानून बन सकता है, वन पे, विवाह पे और श्रम पे, इन चीज़ों पे कानून बनाए गए हैं। तो यहाँ केंद्र के कानून लागू हैं संवर्ती सूची में। ठीक है, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। राज्यसभा का विचार किस देश से लिया गया है? ठीक है,
तो राज्यसभा का जो विचार है वो किस देश से लिया गया है हमारा? तो हमारा जो लिया गया है वो अमेरिका, इंग्लैंड, रूस या फ्रांस? अब बताओ आप। तो हमारा लिया गया है अमेरिका से। किसका? राज्यसभा का। और लोकसभा का ब्रिटेन से। ध्यान रखना है इस चीज़ को, ठीक है। जो लोकसभा अध्यक्ष होता है वो ब्रिटेन चुनती है, ब्रिटेन के संविधान के अनुसार है, ठीक है। और राज्यसभा का किससे ले गए? अमेरिका से, यानी कि यूएसए से। अब इसकी डिटेल देख लेते हैं यार। देखो, मैं आपको वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो यहाँ से क्वेश्चन फंस जाएंगे, ठीक है। थोड़ा टाइम लग जाएगा पर वाकई में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। और मेरा कंटेंट आपको लगेगा, मेरे वीडियो पे मत जाना कि कैसे हिल रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। बट ये देखना कि यहाँ पे जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। राज्यसभा का विचार अमेरिका के सीनेट यानी कि उच्च सदन से प्राप्त होता है। अब देखो, सबसे पहली बात, ये जो क्वेश्चन बन गया यहाँ पे, राज्यसभा का जो विचार है हमारा, देखो फिर ही लगी वो वीडियो यार, मैं गलती कर देता हूँ। राज्यसभा का विचार अमेरिका के सीनेट यानी कि उच्च सदन से प्राप्त होता है। अमेरिका में जो उच्च सदन है उसको क्या बोलते हैं हमारे यहाँ? वो वहाँ पे बोलते हैं उच्च सदन को सीनेट बोलते हैं, ठीक है। अपने यहाँ उच्च सदन बोलते हैं, यहाँ पे बोलते हैं सीनेट, ठीक है। राज्यसभा का विचार, ठीक है। उच्च सदन राज्यसभा को कहा जाता है, निम्न सदन लोकसभा को कहा जाता है, ये चीज़ क्लियर है, ठीक है। और अमेरिका में इसे कहा जाता है सीनेट या राज्यसभा को, ठीक है। राज्यसभा स्थायी सदन है क्योंकि ये भंग नहीं होता। आपको पता है कि इसके सदस्य जो है हर तीसरे साल परिवर्तित होते रहते हैं, इसे भंग नहीं किया जा सकता। इनके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, ठीक है। इसके सदस्यों का काल जो होगा वो 6 वर्ष होगा, इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता। इसके सदस्य हमेशा बदलते रहते हैं, ठीक है। और अगला जो क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं। संविधान की प्रस्तावना किस देश से प्रेरित है? अब देखो, संविधान की प्रस्तावना किस देश से प्रेरित है? क्वेश्चन नंबर आ गया हमारा 10, ठीक है। अमेरिका, फ्रांस, कनाडा और इंग्लैंड। अब देखो, प्रस्तावना है तो प्रस्तावना किससे संबंधित होगी हमारी? जो हमने प्रस्तावना ली है वो हमारी संबंधित होगी यूएसए से। फिर हिल गया यार, ये गंदा काम कर रहा हूँ मैं। यूएसए से, ठीक है। यानी कि जो हमारी प्रस्तावना है उसमें जो चीज़ें ली गई हैं वो यूएसए से ली गई हैं, जो वहाँ का संविधान कहता है, ठीक है। मतलब ली नहीं गई है संविधान में, जो यूएसए में प्रस्तावना है तो यहाँ पे भी प्रस्तावना है, ठीक है। अब इसकी डिटेल देख लेते हैं। कह रहे हैं प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है, ठीक है। ये तो बिल्कुल सही बात है। और किसने कहा था? के.एम. मुंशी। ये के.एम. मुंशी, ठीक है। लिखा नहीं जा रहा ठीक से, आप देख लेना, ठीक है। यह संविधान के उद्देश्य को बताती है। संविधान का जो उद्देश्य है ये हमें कौन बताती है? प्रस्तावना बताती है। बहुत डिटेल में पूछना है इसके, मतलब बहुत अच्छे से पढ़ना। प्रस्तावना में न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की बात कही गई है। मैंने वीडियो डाल रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो वो देख लेना। प्रस्तावना के ऊपर है पूरा, और वहाँ से प्रस्तावना का क्वेश्चन नहीं निकलेगा आपका, ठीक है। प्रस्तावना में न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की बात कही गई। और अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप मुझे बताना, प्रस्तावना में कितने आदर्श हैं? क्या है? आदर्श, ठीक है। आदर्श कितने दिए गए हैं प्रस्तावना में? कितने आदर्शों की बात करती है प्रस्तावना, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, क्योंकि आपने पढ़ तो रखा ही होगा कहीं ना कहीं से, आप मुझे बताना ये क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन हो गए आपके, ये आप मुझे बता देना, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन 1976 से समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए, ठीक है। ये 42वां संविधान संशोधन 1976 है, जिसे मिनी संविधान कहा जाता है। ये मैं आपको बता देता हूँ यहीं पे, मिनी संविधान भी इसको ही कहा जाता है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, क्योंकि हम इसमें ज़्यादा डिटेल में जाएंगे फिर टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा। मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं, ठीक है। तो जो मौलिक कर्तव्य हैं वो किस देश से लिए गए हैं? तो अब हम देख लेते हैं इसका जो मौलिक कर्तव्य हमारे, वो किस देश से लिए गए हैं हमारे? रूस, अमेरिका, इंग्लैंड या फ्रांस? तो मैं बता देता हूँ आपको, ये लिए गए हमारे रूस से, ठीक है। जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं वो लिए गए हमारे रूस से। इसकी डिटेल देख लेते हैं, ठीक है। ये आ गई इसकी डिटेल। मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ रूस से लिए गए हैं। यह संविधान के भाग 4 कै में दिए गए हैं। अब देखो, भाग 4 में, भाग 3 में मौलिक अधिकार, ठीक है। भाग 4 में आ गए आपके नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट, फिर आ गया डीपीएसपी, और फिर हमारा आ गया मौलिक कर्तव्य, ठीक है। और ये आते हैं हमारे भाग 4 कै में, ठीक है। तो इस चीज़ को आप देख लेना अच्छे से, ठीक है।
अब हम आगे पढ़ते हैं इसमें। ये अनुच्छेद 51 कै में आते हैं, 51 कै में है, ठीक है। किस में है? 51 कै में। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए थे। मैंने क्या कहा था आपसे कि मिनी संविधान है 1976 को, 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है। सबसे ज़्यादा संशोधन इसी के द्वारा किए गए हैं। और आपको अगर कभी संशोधन में कोई दिक्कत दिखाई दे और ये ऑप्शन हो तो भाई अगर आपको याद ना हो तो लगा ही देना, मेरे हिसाब से यही कहता है, ठीक है। अब कुल मौलिक कर्तव्य कितने बचे हैं? 11, ठीक है। आगे चलते हैं। समाजवाद। समाजवाद का विचार किस देश से लिया गया है? चलो, समाजवाद का विचार किस देश से लिया गया है? इस क्वेश्चन को आप अपने द्वारा करोगे या मैं ही आपको कराऊँ? ठीक है। तो ये लिया गया है फ्रांस, रूस, अमेरिका या इंग्लैंड। बताओ किससे लिया गया है? तो लिया गया है समाजवाद का जो विचार है वो हमारे देश में लिया गया है रूस से। रूस की क्रांति हुई थी उस टाइम का ये शब्द है। और आप इसको ज़्यादा डिटेल में ना पढ़ के इतना ही पढ़ लेना कि समाजवाद का जो विचार है वो किस देश से लिया गया है। वो लिया गया है रूस के साथ, रूस देश से, ठीक है। इसका विवरण देख लेते हैं, ज़्यादा तो नहीं होगा, इसमें कम ही होगा, ठीक है। समाजवाद का विचार सोवियत संघ से लिया गया है। समाजवाद का अर्थ है आर्थिक समानता और गरीबों का कल्याण। समाजवाद का क्या अर्थ होता है? आर्थिक समानता और गरीबों का कल्याण, जो आजकल कोई नहीं करता। समाजवादी शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 से प्रस्तावना में जोड़ा गया। अभी बताया था धर्मनिरपेक्ष समान समाजवादी शब्द जोड़े गए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एकल नागरिकता, देखो फिर आ गई। एकल नागरिकता का किससे लिया गया है? ब्रिटेन से, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं हम डिटेल में, क्योंकि हमने पढ़ तो पहले ही रखा है। भारत में केवल एक नागरिकता होती है, बिल्कुल सही बात है, एक नागरिकता होती है, मैंने बताया था। यह व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई, ये भी सही बात है। इससे राष्ट्र एकता मजबूत होती है, बिल्कुल सही बात है। अगर स्टेट का ना होगा ना अपने यहाँ पे तो स्टेट अपना कानून लगाएगा यार, अपनी चीज़ें चलाएगा। और केंद्र का है तो भाई एक ही आदमी है, एक ही नागरिक है, एक ही देश है, ठीक है। ये है देश के प्रति क्या होता है ना, संवेदनशीलता ज़्यादा होती है इंसान के अंदर, भावनाएं ज़्यादा आती हैं। तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता जैसी व्यवस्था होती है। ये मैंने बताया था आपको, अमेरिका में है, ये स्टेट की अलग है और सेंट्रल की अलग है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। न्यायिक समीक्षा किस देश से ली गई है? तो न्यायिक जो समीक्षा है हमारी वो किस देश से ली गई है? अमेरिका, रूस, फ्रांस, इंग्लैंड। तो हमारी जो न्यायिक समीक्षा है वो ली गई है हमारी अमेरिका से, ठीक है। हमारी किससे ली गई है? अमेरिका से ली गई है। हो जा भाई, अमेरिका से ली गई है। और इसका जो विवरण है वो देख लेते हैं हम एक बार। आपको शायद समझ में अच्छे से आ रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है। न्यायिक समीक्षा का अर्थ है कि अदालत किसी कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकती है। आप समझ रहे हो? आप कानून की जो समीक्षा है, जो न्यायिक समीक्षा है, वो हमारी कहाँ से ली गई है? अमेरिका से, सिंपल सी बात है। और जो अदालत है, कानून की समीक्षा, जो भी कानून हमारी संसद बनाती है या जो भी कानून बनता है उस कानून की जो समीक्षा है वो हमारा कौन कर सकती है? अदालत, मतलब जो न्यायिक, जो उच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, वो कर सकते हैं, ठीक है। हाई कोर्ट भी कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट भी कर सकता है। संवैधानिक घोषित कर सकती है, असंवैधानिक यानी कि जो कानून है उसको असंवैधानिक घोषित कर सकती है। ये व्यवस्था अमेरिका से ली गई है, ठीक है। भारत में इसका आधार अनुच्छेद 13, 32 और 226 है। अब मैं इस अनुच्छेद के बारे में आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये जरा मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। यहाँ से हो सकता है हम आगे वीडियो में किसी में ना देख पाएँ क्वेश्चन, लेकिन इसमें मैं आपको बता देता हूँ। जो आर्टिकल 13 है ना हमारा, मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको एक बार कर लेना, ठीक है। अगर कोई कानून फंडामेंटल राइट, जो फंडामेंटल राइट होते हैं हमारे, यानी कि मौलिक अधिकार, अगर उनका कोई खिलाफ है, यानी कि उनसे बाहर जा रहा है, उनका विरोध कर रहा है, कोई भी कानून हो चाहे, तो वो कानून जो है वहाँ तक समाप्त कर दिया जाएगा जहाँ तक उसने विरोध करा है। आर्टिकल 13 यही कहता है, ठीक है। आर्टिकल 13 कहता है कि मौलिक अधिकारों को, कोई भी कानून अगर मौलिक अधिकारों को ख़त्म करेगा या उन पे कोई भी मतलब कानून को कोई भी खिलाफ होगा या उसके गलत तरीके से उसको यूज़ करा जा रहा है, कानून का मौलिक अधिकार के अनुसार नहीं है, तो उस कानून को वहाँ तक समाप्त कर दिया जाएगा जहाँ तक मौलिक अधिकार को क्षति होती है, ठीक है। अब देख लो, इसमें देख लो आर्टिकल 32, ठीक है। अब आर्टिकल 32 देख लो। इसमें आर्टिकल 32 में क्या है, हम सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो ये हमारी रिटों में होती हैं 5 टाइप की रिटें होती हैं। और हम 5 टाइप की रिटों को वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में मौलिक अधिकारों के हिसाब से वहाँ पे सुनवाई कर सकता है, हमारा मौलिक अधिकारों के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। और आर्टिकल 32 को B.R. अम्बेडकर ने, जो हमारे संविधान के निर्माता कहे जाते हैं, उन्होंने आत्मा या हृदय कहा है संविधान का।
आर्टिकल 32 को, और के एम मुंशी ने प्रस्तावना को। ठीक है, दोनों चीज़ें याद रखना। ठीक है, बी आर अम्बेडकर ने। लिखा तो जाएगा नहीं, इतने से ही ज़रा थोड़ा अपना फोकस बढ़ाना। ठीक है, और इसमें जो डिटेल जारी होती है ना, मैं आपको बता देता हूँ अभी। बंदी प्रत्यक्षीकरण होती है सबसे पहले, फिर होती है परमादेश, फिर होती है प्रतिषेध, और फिर होती है उत्प्रेषण, और फिर होती है अधिकार प्रेक्षा। हाँ, अधिकार प्रेक्षा। और यही हमारा जो 226 के अनुसार है, आर्टिकल 226 जो है, इसमें क्या कर सकता है हमारा जो हाई कोर्ट है, जो हमारा हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट वो यही सेम सुनवाई कर सकता है, लेकिन उसके जो हाई कोर्ट पे हमारे थोड़ी सी शक्ति इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से थोड़ी अधिक है। सर्वोच्च न्यायालय से उच्च न्यायालय में शक्ति इसमें जो है अधिक है। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट पे ही अपनी सुनवाई कर सकता है, 5 रुटों को सुन सकता है। ठीक है, लेकिन हाई कोर्ट क्या है, फंडामेंटल राइट से अलग भी कोई अगर कानून है जो मौलिक अधिकारों को क्षति नहीं पहुंचाता, लेकिन वो कानून गलत है, तो उस पर भी क्या है, हमारा हाई कोर्ट जो है उसे सुन सकता है, वहाँ पर रिट डाली जा सकती है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं आपके। और इस मामले में जो अधिकार हैं वो हाई कोर्ट के ज़्यादा हैं सुप्रीम कोर्ट से, ये चीज़ आप याद रखना। ठीक है, और अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन हमारे बहुत पड़े हैं। मैं सोच रहा था कि जल्दी ख़त्म हो जाएगा, पर शायद ज़्यादा ही हो जाएंगे। ठीक है, तो ये ले लेते हैं। तो हमारी जो मंत्रिपरिषद प्रणाली है वो किस देश से ली गई है? तो जो मंत्रिपरिषद प्रणाली है वो किस देश से ली गई है हमारी? वो ली गई है हमारी अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस और जापान। बताओ किससे ली गई है? तो हम बता देते हैं आपको, इंग्लैंड से ली गई है। ठीक है, कहाँ से ली गई है मंत्रिपरिषद की प्रणाली? ये सबसे पहला क्वेश्चन से ही क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। आपको इस वक्त पे अगर आपने थोड़ा भी ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको पता लग रहा होगा कि इंग्लैंड से ली गई है। मेरा उद्देश्य है इसमें आपको चीज़ों को समझाना ज़्यादा है, ज़्यादा चीज़ें कवर मैं नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैं अगर आपको बहुत सारा कुछ पढ़ा दूँगा तो उसमें मज़ा नहीं आएगा। मैं वही चीज़ें पढ़ाऊँगा जो आपको सटीक होंगी, एकदम एग्ज़ाम में एकदम वो मोमेंट जो एग्ज़ाम का होता है ना, उस मोमेंट पे आपको एकदम फिट बैठेंगी। ठीक है, तो ये चीज़ मेरी आप याद रखना कि ये यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा 101%। ठीक है, तो इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो मंत्रिपरिषद जो प्रणाली है वो कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से। ये हमारा पहला क्वेश्चन इसमें बताया था मैंने, तो ब्रिटेन से ली गई है। और जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद देश का प्रशासन चलाती है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद जो होती है वो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, राष्ट्रपति जो प्रधानमंत्री की आज्ञा से मंत्रिपरिषद का जो है गठन करता है, या मंत्रिपरिषद के सदस्यों का गठन करता है। ठीक है, प्रधानमंत्री की इच्छा अनुसार। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना आप। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। बिल्कुल सही बात है, संसद के प्रति उत्तरदायी होती है तो लोकसभा के प्रति तो होगी मेरे भाई। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं। ये है हमारा संसद में जो प्रश्नकाल किस देश से लिया गया है? संसद में सबसे पहला क्वेश्चन वो उसी से बन रहे हैं भाई सब, ये इंग्लैंड 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 सब में इंग्लैंड लगा दो। ठीक है, उसी से क्वेश्चन बनते रहेंगे आपके। मैं कह रहा हूँ वहीं से डिटेल में आपको क्वेश्चन पूछता रहेगा, वहीं से आपको पढ़ना है, वही चीज़ें आएंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसकी जो डिटेल देख लेते हैं हम, क्योंकि इसमें जो है ना चीज़ें डिटेल में मैंने जो बता रखी है वो वहाँ से आपका क्वेश्चन हट ही नहीं सकता। ठीक है, प्रश्नकाल ब्रिटेन से लिया गया है। इस समय संसद सरकार से सवाल पूछते हैं, मतलब जो सांसद होते हैं वो सरकार से सवाल पूछते हैं। जो सरकार वर्तमान में, जैसे मोदी सरकार है, अभी कांग्रेस या अदर किसी भी पार्टी के जो भी हमारे सांसद हैं वो सरकार से जब क्वेश्चन करते हैं उसको प्रश्नकाल कहा जाता है। ठीक है, और ये व्यवस्था सरकार पर नियंत्रण रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यानी कि अगर सरकार कुछ गलत कर रही है, सरकार कुछ नई सुनवाई कर रही है, सरकार अपने मनमानी सरकार हो जाए, तो उस टाइम पे जो है ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि अगर कोई वहाँ से सवाल नहीं कर सकता तो फिर सरकार अपनी मनमानी करेगी, और अगर क्वेश्चन करने का डर है तो सरकार अपने सारे काम सोच समझ के करेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। आपको डर, यार मुझे भी लग रहा है थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो रहा है, पर अभी मैंने देखा नहीं है, देख लेते हैं, लास्ट में देखेंगे। संविधान संशोधन प्रक्रिया किस देश से ली गई है? जो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो कहाँ से ली गई है हमारी? आप इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान देंगे तो आपको एकदम से याद आ जाएगा कि कहाँ से ली गई है। जो संविधान का संशोधन होता है, आर्टिकल ही बता दूं मैं आपको, चलो ठीक है, डिटेल में पता लग ही जाएगा कि दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। ठीक है, इसकी जो डिटेल है वो देख लेते हैं कि भारत में संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। ये क्वेश्चन शायद ज़्यादातर एग्जाम में पूछा ही जाता है।
ठीक है, कहाँ से ली गई? दक्षिण अफ्रीका से ली गई। भारत में संशोधन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत होता है। ठीक है, आर्टिकल 368 में संशोधन, संविधान में कोई भी संशोधन करना है तो 368 के अंतर्गत जाना ही पड़ेगा। ठीक है, यह प्रक्रिया लचीली मानी जाती है। ठीक है, क्योंकि हमारे संशोधन कई तरीके से हो सकता है, साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत से, और एक और है जिसे कहते हैं 50-50 से। ठीक है, वो मेरे दिमाग से उतर गया, मैं बता दूंगा आपको किसी और वीडियो में। ठीक है, तो साधारण और विशेष बहुमत को याद रखना है कि दोनों ही तरीके से हमारे यहाँ संशोधन हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो खत्म हो गया, लास्ट 2 क्वेश्चन रह गए। आपातकालीन प्रावधान किस देश से लिए गए हैं? अब देखो, आपातकालीन जो प्रावधान है वो किस देश से लिए गए हमारे? वो लिए गए हमारे, मैं बता ही देता हूँ आपको, जर्मनी से। ठीक है, आपातकालीन जो प्रावधान है वो जर्मनी से लिए गए हैं। ठीक है, अब इसकी डिटेल देख लेते हैं क्योंकि आपको डिटेल में एकदम याद आ जाएगा जो आपने पढ़ रखा होगा पहले से ही। तो आपातकालीन प्रावधान जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं। भारत में 3 प्रकार का आपातकाल होता है। अब देखो 3 प्रकार का कौन कौन सा है? देखो ये जरूरी क्वेश्चन है ना। ये राष्ट्रीय आपातकाल होता है, दूसरा होता है राष्ट्रपति शासन, और तीसरा होता है वित्तीय आपातकाल। और तीनों लगते कब कब है? देखो राष्ट्रपति शासन जो होता है वो 352 के अनुसार लगता है। ठीक है, वो राष्ट्रपति शासन नहीं, राष्ट्रीय आपातकाल जो लगता है वो 352 के अनुसार लगता है। ठीक है, और राष्ट्रपति जो शासन होता है वो 356 में लगता है, और वित्तीय आपातकाल जो होता है वो 360 में लगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं 19वां। द्विसदनीय संसद यानी कि जिसमें 2 सदन होते हैं, लोकसभा राज्यसभा, का विचार किस देश से लिया गया है? अब देखो, द्विसदनीय संसद का विचार किस देश से लिया गया है? जब हमारी संसद ही किस देश से ली गई है ये आपको पता होगा, तो द्विसदनीय हो या 3 सदनीय हो, उसका विचार भी हमारा उसी देश से लिया होगा, यानी कि इंग्लैंड से। ठीक है, तो इंग्लैंड से लिया गया है। अब आगे इसकी डिटेल देख लेते हैं कि क्या दे रखा है इसमें। ठीक है, तो है द्विसदनीय संसद की व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है। ब्रिटेन में 2 सदन होते हैं, एक कॉमन हाउस ऑफ कॉमन्स, ठीक है, जो सामान्य लोगों का समूह, और हाउस ऑफ लॉर्ड्स यानी कि विशेष लोगों का समूह। ठीक है, उच्च सदन, निम्न सदन, अब समझ रहे हो उस चीज़ों को? वही है, सब सेम है। सीनेट कहा जाता है राज्यसभा को अमेरिका में। ठीक है, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। भारत में लोकसभा और राज्यसभा है। ठीक है, यही चीज़ें हैं, वही सेम है, सेम, कुछ भी नहीं है ज़्यादा बदलाव हुआ। यानी कि स्वतंत्र निर्वाचन आयोग किसके लिए है, किससे लिया गया है? जो हमारा निर्वाचन आयोग है, जो हमारी निर्वाचन की प्रणाली है, लास्ट क्वेश्चन है, इसकी डिटेल देख लेंगे, कहानी खत्म, इसके आगे कुछ नहीं पढ़ना। तो वो कहाँ से लिया गया है? ठीक है, तो हमारा लिया गया है, आप ही बता दो, लास्ट क्वेश्चन है, अमेरिका, ब्रिटेन, भारत की अपनी व्यवस्था है, या फिर फ्रांस से लिया गया है? तो मैं आपको बता देता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर कि भारत की ये जो है अपनी व्यवस्था है, और भारत ने जो चुनाव आयोग की प्रक्रिया है वो हमारे संविधान में भारत के ने खुद ही जोड़ी है अपने द्वारा। ठीक है, जो हमारे बनाने वाले संविधान को बनाने वाले थे। इसमें देख लेते हैं, बस यही हो गया लास्ट। निर्वाचन आयोग भारत की अपनी व्यवस्था है। यह संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत आता है। ठीक है, किस में आता है? 324 में। इसमें आता है 324 में आता है, 324 के अंतर्गत आता है। यह चुनाव करवाने और निष्पक्षता बनाए रखने का कार्य करता है। इसके बहुत सारे काम होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ थोड़े से, अब लास्ट तो हो ही रहा है। टिकट वितरण करना, कौन सी पार्टी राष्ट्र पार्टी है कि नहीं है वो बताना, और जो वोटर आईडी कार्ड है उनको लागू मतलब देना, या फिर उनको 18 साल से उम्र वाले इंसान को देना, वोटिंग जो इलेक्शन होते हैं वो करवाना, चुनाव प्रक्रिया पूरी करवाना, ये सब चुनाव आयोग के कार्य हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। अच्छा बुरा लगा हो तो आप कमेंट में बताना। बाकी मेरी पूरी कोशिश रही है कि आपके क्वेश्चन यहीं से फंस जाएँ, और अगर कोई भी क्वेश्चन इधर उधर होगा तो भाई उस चीज़ के लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ पहले से ही। बाकी मैं मानता हूँ कि इस PDF से शायद कोई क्वेश्चन नहीं हटेगा, और आपको समझ में बेहतर आया होगा, जो आपने आज तक आपने पढ़ा है उससे बेहतर शायद। ठीक है, ओके, बाय।